अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज जरा बात करेंगे आपकी डाइट को लेकर, खास तौर पे हेल्दी लाइफस्टाइल और उसके साथ जुड़ी हुई ग्लूटेन फ्री डाइट। ग्लूटेन फ्री डाइट, ग्लूटेन, गेहूं, इनको लेकर इन दिनों काफ़ी बातचीत होती है। अलग अलग रिपोर्ट्स आती हैं, अलग अलग एक्सपर्ट्स की अलग अलग राय है। कुछ के हिसाब से गेहूं या गेहूं का आटा स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा नहीं है। कई लोग तो कहते हैं कि आप अगर गेहूं छोड़ दें तो एक बेटर हेल्थ मैनेजमेंट के लिए आपको मदद करेगा। साथ में फिर बात आ जाती है ग्लूटेन की। कुछ लोगों को उससे एलर्जी होती है, लेकिन ये भी कहा जाता है कि ग्लूटेन फ्री डाइट आपकी सेहत के लिए अच्छी है। तो गेहूं, ग्लूटेन, इन सब का आपस में कलेक्शन, और क्या गेहूं वाकई में इतना बदल चुका है कि वो हमारे स्वास्थ्य के लिए अब इतना हानिकारक हो गया है? ये सारी बातें आज हम करेंगे। और वाकई में अगर क्या गेहूं को अपनी डाइट से हटा दें या कम कर दें तो उसके कोई सीधे सीधे फायदे भी हैं। तो कुछ क्लैरिटी लेकर आएंगे इन सारे कंसेप्ट के ऊपर। कहीं कुछ मिसकंसेप्शंस होंगे तो उनको दूर करेंगे। और आज ये सारी बातचीत करने के लिए हमारे साथ होंगे कुछ खास मेहमान, लेकिन उससे पहले कुछ अहम बिंदुओं पर ध्यान। तो आइए एक नजर डालते हैं कि इन दिनों क्या कुछ चल रहा है। गेहूं का ग्लूटेन वाला पंगा क्या है? तो पाचन से जुड़ी कुछ परेशानियां हो सकती है अगर आप गेहूं का आटा खाते हैं, और खासतौर पर उसमें ग्लूटेन की जो कनेक्शन है उसके साथ कुछ लोगों को ब्लोटिंग, गैस, एसिडिटी, इस तरह की समस्या होती है। गेहूं का आटा पचने में भारी है ये कहा जाता है। गेहूं में ग्लूटेन की मात्रा, वैसे ग्लूटेन एक प्रोटीन है जो कई पदार्थों में पाया जाता है, लेकिन गेहूं में उसकी मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। और गेहूं का ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी ज़्यादा है, मतलब गेहूं के अंदर जो शुगर है वो बहुत जल्दी से आपके ब्लड में राइज करती है। तो ये भी कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। तो ये सारी चीज़ें गेहूं के साथ जुड़ी हुई है। तो आइए, गेहूं एक ऐसी चीज़ जिसको बचपन से तो हम बहुत सारे जो उत्तर भारतीय लोग हैं उनकी तो स्टेपल डाइट है भाई, रोटी, और वो तो गेहूं की ही बनी होती है। तो अधिकांश भारतीयों के लिए तो उनके भोजन का प्रमुख अंग है। लेकिन क्या ये गेहूं अब बदल गया है या फिर इसका ग्लूटेन कनेक्शन आपके लिए सही नहीं है? इस पर बातचीत। हमारे साथ जुड़ रहे कुछ खास मेहमान। इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल की सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर ऋचा चतुर्वेदी, न्यूट्रिशनिस्ट एंड वेट मैनेजमेंट रिसर्चर डॉक्टर प्रत्यक्षा भारद्वाज, और HIMS हॉस्पिटल के फाउंडर आचार्य मनीषा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं शुरुआत करता हूं मैडम आपसे। ऋचा जी, गेहूं को लेकर जितनी बातें मैंने अभी कही, क्या वाकई में, देखिए हम इतने सालों से गेहूं का सेवन कर रहे हैं, ऐसी कुछ बातें तो नहीं आई, लेकिन हाल ही के कुछ सालों में गेहूं को लेकर काफ़ी सारी बातें होती हैं। खासतौर पे ग्लूटेन की बात आती है। कई बार ये सलाह भी दी जाती है कि भाई अपनी डाइट से आप गेहूं हटा लीजिए तो काफ़ी आपको फ़ायदे होंगे। कुछ लोग वेट मैनेजमेंट के लिए भी ये बातें करते हैं, कुछ लोग एलर्जी से बचने के लिए बातें करते हैं। तो क्या वाकई में गेहूँ इतना नुकसानदायक है, या ओवर द टाइम गेहूँ में इतना परिवर्तन हो गया है कि वो नुकसानदायक हो गया है? So generally when we talk about diet की जब हम बात करते हैं तो जनरली जो वाइट चीजें हैं जैसे मैदा हो गया, सॉल्ट हो गया, इनको हम बोलते हैं इनको अवॉइड करना है। गेहूं में अगर फाइबर्स नहीं है, ब्रांड नहीं है, तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा हो जाता है। एंड व्हाट डू वी मीन बाय ग्लाइसेमिक इंडेक्स? क्या होती है ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स? सो बेसिकली इट्स अ काइंड ऑफ रेटिंग ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। जिसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा होगी इसका मतलब है उससे शुगर जल्दी जल्दी बढ़ रहा है। एक जैसे हम ग्लूकोज की ग्लाइसेमिक इंडेक्स को एक स्टैंडर्ड मान देते हैं कि 100 है, ग्लूकोज के बाद तो ग्लूकोज बढ़ेगा ही, स्पेशली आवर्स 50 ग्राम ग्लूकोज के बाद कितना बढ़ रहा है उसको हम स्टैंडर्ड मान लेते हैं कि ये 100 है, और बाकी का कैसा रह रहा है। तो अगर आपके खाने में फाइबर्स कम है तो वो आइटम बड़ी जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगा, जल्दी स्पाइक आ जाएगी शुगर की, उससे जल्दी शुगर बढ़ जाएगा। तो ये हम बोलते हैं ये हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड है, ये नहीं लेना चाहिए। जो कि दोनों का ही ज्यादा होता है, गेहूं का भी ज्यादा होता है और चावल का भी ज्यादा होता है। फाइबर वाली चीजों का कम होता है, मिलेट्स वगैरह इनका कम होता है। तो अगर ये हम अपने आटे को मल्टीग्रेन कर लें और बाकी चीजें मिला लें तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स उसका कम रहेगा और अच्छा रहेगा। अगर हम अपना पास्ट देखें तो पहले तो जो फार्मिंग होती थी, एग्रीकल्चर तो 1950s के बाद ज्यादा हुआ है। पहले तो लोग बाजरा और ये सब चीजें ज्यादा खाते थे, गेहूं तो बाद में आया है। इट इज अ रिलेटिवली मॉडर्न ग्रेन, और इसमें थोड़ा एंटीजेनिसिटी भी होती है, कुछ इम्यूनोलॉजिक रिएक्शंस भी गेहूं से ज्यादा होते हैं। एक तो ग्लूटेन है, ग्लूटेन से कई लोगों को एलर्जी होती है जिसको हम सीलियाक डिजीज बोलते हैं। चलो वो तो डिजीज है, बट अदरवाइज भी कई लोगों को थोड़ा सा एलर्जी हो सकती है। एंड क्लिनिकली अगर हम बोले तो हम कई बार देखते हैं कि अगर हमने गेहूं को कम किया है डाइट से और बाकी आटे मिला लिए हैं, बाकी ग्रेन्स मिला लिए हैं, बाजरा, रागी, जौ, ज्वार, सोयाबीन, चने का आटा, तो वो ज्यादा हेल्प करता है।
स्पेशली अगर हमने इन सबको रात में कम किया है, जैसे जैसे दिन बीतता है, हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक ऐसी होती है, जैसे जैसे दिन बीतता है हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो होता है। तो अगर हमने हाई कार्ब आइटम, हाई ग्लाइसीमिक इंडेक्स आइटम, गेहूं स्पेशली, गेहूं चावल स्पेशली अगर रात में नहीं लिए हैं तो हमें ये शुगर कंट्रोल करने और वेट कंट्रोल करने में हेल्प करता है। राइट। तो प्रतीक्षा, क्या गेहूं या फिर मैं कहूं ग्लूटेन, वैसे तो क्या दोनों को एक दूसरे का पर्याय कहना ठीक है? जैसे डॉक्टर साहब अभी कह रही कि कुछ लोगों को तो ग्लूटेन से एलर्जी होती है, दैट इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट थिंग। लेकिन आम व्यक्ति जिसको ग्लूटेन से कोई प्रॉब्लम नहीं है या जिसको आटे से कोई प्रॉब्लम नहीं है गेहूं के, उसके लिए भी गेहूं का आटा कंपैरेटिवली हानिकारक है? लेकिन भी मैं इसमें ये कहना चाहूंगा कि मैं मानता हूं कि एलर्जी है तो आपको अवॉइड करना जरूरी है। एज ए बिंग वेट लॉस एक्सपर्ट अगर जो मैं बात करूं तो देखिए कि आमतौर पे वजन घटाने के लिए ही रोटी बंद करा दी जाती है, पर अगर जो मैं अपनी बात करूं तो मैं समझता हूं कि रोटी छोड़ के भी वजन नहीं घटाना चाहिए, क्योंकि दैट इज काइंड ऑफ कि हम लोग बड़ी पीढ़ियों दर पीढ़ी से रोटी खाते आ रहे हैं। मेरे पूर्वज, उनके पूर्वज रोटी खाते थे, तो अचानक से उसे एकदम से स्किप कर देना और फिर ऐसा ना हो कि हम लोग अचानक से, क्योंकि जब हम किसी चीज को जबरदस्ती रोकने की कोशिश करते हैं तो कई बार क्या होता है कि हमारी उसके लिए ना एक, जिसे कहते हैं ना, भूख बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो हम अचानक से बहुत ज्यादा खाने की उस चीज को कोशिश करते हैं। तो मैं समझता हूं कि पहले इस चीज को जान लेना जरूरी है कि आर यू एलर्जिक और नॉट, कि आपको एलर्जी है या नहीं है। अगर जो आपको एलर्जी है ग्लूटेन से या फिर आपको एलर्जी है व्हीट से, तो आप उसे अवॉइड करें। अदरवाइज नो डाउट, जैसे डॉक्टर साहब ने भी बोला कि उसे आप थोड़ा कम कर सकते हैं, कि आप अपना ग्लाइसेमिक इंडेक्स को मेंटेन करें, आप अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करें, जिससे क्या है कि आपके ऐसा ना हो कि वो आपको कोई एडवर्स इफेक्ट या साइड इफेक्ट दे। देखो, हम लोग अक्सर एक चीज सुनते आ रहे हैं, बड़े सदियों से सुनते आ रहे हैं, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज इंजीरियस। अगर जो आप नॉर्मल डाइट ले रहे हैं, जितनी आपकी रूटीन डाइट है, डिसिप्लिन डाइट ले रहे हैं, तो मेरे हिसाब से उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर जो बहुत ज्यादा ही, मान लो कई बार जैसे सब्जी अच्छी बनी होती है तो कुछ लोग क्या करते हैं, 2 की जगह 3 रोटी खा लेते हैं, तो वहां पे आके वो कहीं ना कहीं नुकसान देती है, क्योंकि उसको पचाना हमारी आंतड़ियों के लिए मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से हमें एब्डोमिनल प्रॉब्लम्स, जिसे हम आम भाषा में अफारा बोल देते हैं या ब्लोटिंग बोल देते हैं, वो आने की समस्याएं आती है। तो मेरे हिसाब से अगर जो हम एलर्जी की बात करें तो एलर्जी टेस्ट, अगर जो लगता है कि यू आर सफरिंग फ्रॉम, कि आपको कहीं ना कहीं IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की प्रॉब्लम है या बीइंग ईटिंग डिसऑर्डर की प्रॉब्लम है, या आप एलर्जिक फील कर रहे हैं, तो ठीक है, आप उसे अवॉइड करिए और आप मोटे अनाज खाइए। अदरवाइज नो डाउट कहीं ना कहीं मोटा अनाज सेहत के लिए फायदेमंद रहता है, पर फिर वही बात की कंटिन्यूस एक चीज पे रहने से कई बार क्या होता है कि हम लोग एक ही तरीके के विटामिन या मिनरल्स लेते रहते हैं, और जो दूसरी चीजों से हमें जो जरूरी विटामिन या मिनरल्स मिलने की जो जरूरत होती है वो हम लोग पूरी नहीं कर पाते। तो हर चीज को थोड़ा थोड़ा डिसिप्लिन। ठीक है, समझ में आई बात, लेकिन इससे थोड़ा आगे जाता हूं। आचार्य मनीष, देखिए, गेहूं की 2-3 रोटियां खाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मैं ये पूछूं कि ओवर द टाइम जिस गेहूं को हम गेहूं मानते हैं, क्या वो गेहूं वैसा गेहूं रह गया है? ये मैंने कुछ एक रिसर्च पढ़ी है, आगे की बात आप बताएंगे कि गेहूं का जो कंपोजिशन होता है गेहूं के दाने का, जिसमें ऊपरी शेल होता है जो फाइबर का काम करता है, और जो अंदर एक सफेद पदार्थ होता है जिसको आप ज्यादा पीस देंगे तो मैदा बन जाता है, उसका कंपोजिशन बिगड़ गया है ओवर द टाइम। जो अलग अलग तरीके से खेती हो रही है, पैदावार बढ़ाई जा रही है। दूसरी बात, इन दिनों बहुत सारे हाउस होल्ड, खासतौर पे बड़े शहरों में, गेहूं पिसवाना बंद कर चुके हैं। वरना पहले तो सिस्टम ये होता था ना, आप गेहूं खरीदते थे, फिर चक्की पे देते थे, फिर अपने हिसाब से मोटा पतला पिसवाते थे। अभी बने बनाए पैकेट आते हैं जो कि प्रिजर्वेटिव के साथ भी आते हैं, जितनी मेरी जानकारी है। क्या वो आटा आपके लिए नुकसानदायक हो रहा है? तो विपिन जी, मैं पहले तो ये बोलूंगा, आप भी ना पूरा डाइटिशियन बन चुके हो और डॉक्टर बन चुके हो, आपको सारा ज्ञान आ चुका है, क्योंकि आप जब शोज करते हो ना तो आपको सब पता लगता है, आपको सारा कुछ याद है कि पहले हम पिसवाते थे, फिर घर पे लेके आते थे। तो बिल्कुल सही है, ये जो गेहूं हम आज खा रहे हैं ये वो गेहूं नहीं है जो हम खाया करते थे। 1960 में भारत में जो हरित क्रांति हुई थी, उसके बाद ही भारत में गेहूं का प्रचलन बढ़ा है। और पहले हम पूरा साल कभी गेहूं नहीं खाते थे, हम सर्दियों में बाजरा खाते थे, मक्की खाते थे, रागी खाते थे, और मौसम बदलने पे बारिश के दिनों में हम कोदरा खाते थे। तो वो सब कुछ अब क्या है, पूरा साल गेहूं खाया जाता है। गेहूं के साथ प्रॉब्लम क्या है, गेहूं के अंदर 1.2% फाइबर होता है, अगर छिलके समेत लें तो 1% फाइबर है गेहूं में, जबकि 5 पॉजिटिव मिलेट्स हैं। बर्नयार्ड जिसको स्वांक बोलते हैं, कोडो कोदरा, ब्राउन टॉप जिसको हरी कंगनी बोलते हैं, लिटिल मिलेट कुटकी बोलते हैं, और फॉक्सटेल यानी कि कंगनी बोलते हैं। इन सब में, पांचों में 9 से 12% फाइबर है।
आप याद करो बचपन में हम स्कूल के एक लैब में काम करते थे, झंडियां बनाते थे, झंडी टांगने के लिए, पतंग को चिपकाते थे, तो हम बारीक आटे की लेवी बना के चिपकाते थे। जी जी। तो जो हमारे घरों में आटा आ रहा है वो बारीक आ रहा है, पिसा हुआ आ रहा है बहुत ज्यादा। पिसने की वजह से उसके अंदर प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अगर आज भी हम मोटा अनाज यूज करें, गेहूं को मोटा मोटा पीसें चोकर के समेत, तो डायबिटीज को रिवर्स करने में हेल्प करता है। तो गेहूं बुरा नहीं है, जेनेटिकली मॉडिफाइड गेहूं बुरा है। अभी भी कई लोग उत्तर प्रदेश से या पंजाब वाले एमपी का गेहूं खाते हैं, मध्य प्रदेश का, कि एमपी का गेहूं लाए हम, क्योंकि एमपी में आज भी जेनेटिकली मॉडिफाइड गेहूं नहीं उगा रहे मोस्टली किसान, कुछ रेयर लोग उगा रहे हैं। जबकि पंजाब हरियाणा पूरी तरह से जीएम गेहूं उगा रहा है, यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड, वो हमारे को नुकसान भी करता है। दूसरा, गेहूं में फाइबर कंटेंट कम है, तो हम पेशेंट को एक सलाह देते हैं कि जब भी गेहूं का आटा खाओ उसमें पत्ते गूंदो, कभी पालक, कभी मेथी, कभी बथुआ, कभी चौलाई, ताकि अंदर तक आटा सिक जाए, आटा लेवी की तरह जाके अंदर चिपके ना अंतों के अंदर। क्योंकि आयुर्वेद कहता है सर्वेशाणाम रोगाणाम निदानम कुपिता मला, मतलब सर्व रोगों का निदान, कुपित मल को निकाल दो, यानी कि चिपके हुए अंदर के टॉक्सिन्स को निकाल दो तो सर्व रोग ठीक हो जाएंगे। तो हम इसी कंसेप्ट पे काम करके हुए लोगों को सिखाते हैं कि मिलेट्स की रोटी खाओ, और गेहूं की अगर रोटी खानी है तो पहले सैलेड की प्लेट या फ्रूट की प्लेट खा लो, ताकि आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो गेहूं का हाई है, जो एकदम शुगर को रिलीज करता है ब्लड में, जिससे डायबिटीज बढ़ रही है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, वो ना हो, आपका कंट्रोल रहे शुगर लेवल, ना कि बढ़े एकदम स्पाइक ना करे। क्योंकि खाली गेहूं के खाने से इंसुलिन स्पाइक नहीं हो रहा, सॉरी शुगर नहीं बढ़ रही, उसकी वजह से, शुगर बढ़ने की वजह से इंसुलिन भी स्पाइक आ रहा है, यानी कि पेनक्रियास को भी काम करना पड़ रहा है, पेनक्रियास को भी अपना इंसुलिन ज्यादा देना पड़ रहा है, जिससे पेनक्रेटाइटिस की प्रॉब्लम बढ़ रही है, अग्नाशय शोथ जिसको सूजन बोलते हैं वो बढ़ रही है, गॉल ब्लैडर में स्टोन बन रहे हैं, लीवर फैटी हो रहा है। लीवर फैटी भारत में हर चौथे आदमी का हो चुका है, और इसके पीछे मुख्य कारण गेहूं और चावल ही है। तो ये मिलेट्स को खाना, हाई फाइबर फूड खाना और चबा चबा के खाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहूंगा, कोई भी अनाज खाओ, कोई भी मिलेट खाओ, उसको 4 से 6 घंटे भिगोना जरूरी है। हमारे घरों में पहले गेहूं को लाते थे, उसको भिगो के रखते थे 4 घंटे, फिर उसको सुखाते थे, फिर 1 हफ्ते का पिसवाते थे। आज क्या है, आटा बाजार से पिसा पिसा आ रहा है। और एक और, आयुर्वेद में नव अन्न ग्रहण करना मना किया गया है। नवा अन्न मतलब जैसे ही फसल आए उसको नहीं खाना होता, पहले उसको पुराना करना है, ताकि उसके अंदर का जो तासीर है, उसकी जो उसकी गर्मी है वो चेंज हो जाए। आप याद करो, हम ड्रम में भर के रखते थे गेहूं को पहले, जी जी, उसमें नीम के पत्ते डालते थे कीड़ा ना लग जाए। आजकल क्या हो रहा है, हम सब गेहूं बाजार से पिसा हुआ ला रहे हैं, तो नव अन्न आ रहा है हमारी बॉडी में, और नहीं। बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं करती, इसीलिए एलर्जी प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं भारत में, जो वीट एलर्जी के नाम से लोग आजकल सारा दिन बोलते हैं वीट एलर्जी बात करते तो हैं लोग। प्रतीक्षा, जो आप कह रहे थे अगेन की बात गेहूं की नहीं है, बात रोटी की भी नहीं है, बात यह है कि जिस तरीके से कंज्यूम कर रहे थे वो पूरे पैटर्न चेंज हो गए हैं और वहां से इश्यूज आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है। एक्चुअली क्या है कि ये जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बोला कि गेहूं को अभी हम लोग जो इस्तेमाल कर रहे हैं ना, वो इतना ज्यादा रिफाइंड यूज कर रहे हैं कि रिफाइंड होने की वजह से, पेस्टिसाइड्स मिक्स होने की वजह से, प्रिजर्वेटिव मिक्स होने की वजह से लोगों को बीमारियां आती जा रही हैं। जैसे कि अभी हम लोगों ने बात करी फैटी लीवर। फैटी लीवर आप ये देखो कि 10 में से 4 लोगों को फैटी लीवर है और 10 में से 8 लोग मोटे हैं। मोटापा आने का भी कहीं ना कहीं कारण जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिफाइंड फूड है, क्योंकि लोग कहीं ना कहीं जो है ना जाने अनजाने में वो चीजें खा रहे हैं जिसकी वजह से उनकी सेहत के ऊपर असर हो रहा है। और उसके अंदर रोटी भी एक माध्यम है, क्योंकि क्या होता है कि आदमी, जब मैंने जैसे कई बार देखा कि कुछ प्रोफेशनल्स ऐसे हैं, वो इतने ज्यादा बिजी होते हैं कि वो अपने टाइम पे खाना नहीं खाते, और जब खाते हैं तो वो अक्सर 1 या 2 रोटी फालतू खा लेते हैं। तो कहीं ना कहीं उनके ग्लाइसेमिक इंडेक्स बदलते हैं, जिसकी वजह से उन्हें डायबिटीज होने की समस्या, ब्लोटिंग होने की समस्या, पेट में अफारा आना, एसिडिटी होना, गैस बनना, ये समस्याएं सारी की सारी आती है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो हम लोग फूड की जो प्रोसेसिंग है, जिसे हम चेंज कर रहे हैं, उसकी वजह से समस्या है। और आजकल लोगों के पास जो समय नहीं है, वो भी एक सबसे बड़ा कारण है। तो मुझे लगता है कि इसे बदल पाना बड़ा मुश्किल है। हाँ, थोड़ी ये प्रैक्टिकल दिक्कत तो है कि सारी चीजें पैकेट वाली यूज हो रही हैं, पिसा पिसा चीजें यूज हो रही हैं, पहले जैसा मामला नहीं रह गया।
पर क्या करें, उस लाइफस्टाइल के साथ हेल्थ को तो मेंटेन करना है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। डॉक्टर रेचा, मतलब ग्लूटेन के बारे में तो ये कहा जाता है, अगर मैं सिर्फ स्पेसिफिकली ग्लूटेन की बात करूं, कि वो तो सब में है, कि इट्स अ काइंड ऑफ अ प्रोटीन, और वो गेहूं में थोड़ा ज्यादा है, लेकिन चावल में भी है, कुछ दूसरी चीजों में भी है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि चलिए मैं रोटी से हटता हूं, चावल की डाइट पे चला जाता हूं, पर क्या इस तरीके से शिफ्ट जो है वो जिस चीज से हम बचना चाह रहे हैं उससे आपको बचा पाता है? भी हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, हाई कैलोरिक कार्ब है। सो अगर इफ यू आर ट्राइंग टू अवॉइड ओबेसिटी और हम शुगर कंट्रोल करना चाह रहे हैं तो चावल अच्छा चॉइस नहीं होगा। बट जो हमारे सीलियाक डिजीज के पेशेंट होते हैं जिनको ग्लूटेन एलर्जी है, उनको हम बोल देते हैं वो चावल ले सकते हैं, उनमें इतना ग्लूटेन नहीं होता है जितना गेहूं में है। जैसे ओट्स भी एक कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन उसमें जो ग्लूटेन की मात्रा है वो बहुत कम है। इन द सेम वे चावल में भी नहीं है। तो सीलियाक डिजीज के पेशेंट्स क्योंकि वो गेहूं नहीं खा सकते और वो चावल खा रहे हैं, दैट इज ऑल राइट। बट अदरवाइज कोई अपना शुगर कंट्रोल करने के लिए सिर्फ गेहूं छोड़ के सिर्फ चावल की डाइट पे चला जाए, दैट वोंट बी अ गुड आइडिया। गेहूं के बजाय आई वुड से दूसरे ग्रेन्स यूज करिए, जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे। बाकी हैं बाजरा, रागी, जौ, ज्वार, चना, ये सब पे शिफ्ट करना चाहिए रादर देन चावल पे। जी, और डॉक्टर रेचा, एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन इसमें है कि बहुत सारी चीजों पर आजकल पैकेट पे लिखा हुआ आता है ग्लूटेन फ्री। अब हम तो उसको नहीं इतना समझते कि इसके अंदर किस लेवल पे ग्लूटेन फ्री होगा, लेकिन क्या इस तरह की जो ब्रांडिंग हो रही है, क्या इस तरह का जो लेबलिंग हो रहा है वो पूरी तरह से सही रहता है? आप उस पर भरोसा कर सकते हैं? ये सीलियक डिजीज वाले पेशेंट्स के लिए है जिनको बिल्कुल ग्लूटेन नहीं लेना चाहिए। अगर वो लेंगे तो उनका इंटेस्टाइन में डैमेज हो जाएगा, वो ठीक से बाकी एब्जॉर्ब नहीं होगा, उनका कैलोरी ठीक से नहीं, न्यूट्रिशन ठीक से नहीं पहुंचेगा, उनका वजन कम होगा, ओवरऑल बॉडी में कैटाबॉलिज्म, नेगेटिविटी, डिस्ट्रक्शन बढ़ जाएगा। सो वो ग्लूटेन फ्री चीजें उन लोगों के लिए है। एज अ डाइट फैड हम बोलें कि हम ग्लूटेन फ्री चीजें यूज करना शुरू कर देंगे, दैट विल बी वेरी हेल्दी फॉर अस। नो, आई रियली डोंट रिकमेंड दैट। दैट्स मोस्टली अ मार्केटिंग गिमिक। दैट्स दोस पैकेजिंग, दोस थिंग्स आर वेरी गुड फॉर सीलियक डिजीज, उनके लिए ऑप्शंस बढ़ रहे हैं, वो अच्छी बात है, बट नॉट फॉर जनरल पब्लिक हु आर नॉट। ठीक है, ये भी एक चीज क्लियर होती हुई यहाँ पे। तो चलिए, हमने ये तो समझ लिया कि आटे में क्या चेंज आ गया, गेहूं में क्या चेंज आ गया, और उस सब के चलते हमारे अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो वो उपाय क्या है? कुछ हल्की हल्की बात हुई कि उसकी जगह जो हम सारे मिलेट्स हैं जिनका उपयोग पहले होता था साल भर, लेकिन अब वो हट गए हमारे सिस्टम से, अब फिर श्री अन्न के नाम से वापस लौटे हैं, प्रधानमंत्री भी उसकी बात करते हैं। तो क्या उन चीज़ों को अपनी डाइट में अब शामिल करने का वक्त आ गया, वो भी रेगुलरली? यूँ नहीं कि आपने मिलेट के नाम पर एक दिन कुछ खा लिया और फिर हो गया आपका। एक छोटा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कैसे अपने डाइट को थोड़ा सा चेंज करके हम टुवर्ड्स गुड हेल्दी रूटीन की तरफ जा सकते हैं, गेहूं, आटा, ग्लूटेन, सबसे कैसे बैलेंस बिठा सकते हैं, ये अपने एक्सपर्ट से पूछेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।